अब आपको सीधा लिए चलते, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। चाहें क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी जैसा काम नहीं कर सकते तो अरविंद केजरीवाल के काम को रोकने का प्रयास किया गया। सब दिल्ली वालों ने देखा कि एक राजनीतिक षड्यंत्र रच के दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तो लगातार दिल्ली के लोगों के काम रोके गए। बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई, विधवाओं की पेंशन रोकी गई, रोजमर्रा के सड़कों की रिपेयर के काम रोके गए। कई लोगों को, दिल्ली सरकार के कई एम्प्लॉइज को उनकी तनख्वाह मिलनी बंद हो गई, ईवी पॉलिसी बंद हो गई, दिल्ली जल बोर्ड के सामान्य पानी सीवर की समस्याओं का निपटारा बंद हो गया। लेकिन दिल्ली वालों ने यह भी देखा है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तो लगातार युद्ध स्तर पर दिल्ली वालों के काम हो रहे हैं। चाहे दिल्ली की सड़कें ठीक करने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को, विधवाओं को पेंशन देने का काम हो, चाहे नई पेंशन बुजुर्गों के लिए खोलने का काम हो, चाहे जय भीम योजना को काफी समय बाद शुरू करने का काम हो, अरविंद केजरीवाल जी के जेल के बाहर आने के बाद लगातार उनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, रुके हुए कामों को फिर से शुरू कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो दिल्ली के लोगों के हित में हैं और दिल्ली के लोगों के जो रुके हुए काम हैं उनको फिर से शुरू करने के लिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से शुरू करने का है। जैसा कि आप सब जानते हो, 20 में जब दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई अगस्त 2020 में, तो दिल्ली पूरे देश में शायद वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थी जो इतनी प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेके आई। इस पॉलिसी का क्या नतीजा हुआ? इस पॉलिसी का नतीजा हुआ कि जहां 2019-20 में 4% से कम व्हीकल्स इलेक्ट्रिक होते थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी आने के बाद 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखें तो दिल्ली में टोटल रजिस्टर होने वाले सभी व्हीकल्स में से 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो हाईएस्ट इन द कंट्री है। यानी किसी भी और राज्य में इतना हाई परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन नहीं था, नंबर 1। और ये नेशनल एवरेज जो 6% है उसका दुगना है। तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की ईवी पॉलिसी देश भर में सराही गई। और ये तो सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और गाड़ियों के लिए पॉलिसी थी। ईवी बसेस खरीदना तो इससे बिल्कुल अलग था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजकर इस ईवी पॉलिसी में भी पिछले 10 महीने से अड़ंगा डाला गया। पिछले 10 महीने से जो भी कोई ईवी व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पे सब्सिडी नहीं मिल रही है। जो भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है उसको उस पर रोड टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्टियां जो खुद इतनी बढ़िया ईवी पॉलिसी नहीं ला पाई, अरविंद केजरीवाल की ईवी पॉलिसी रोकना चाह रही थी। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज फिर से दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने ईवी पॉलिसी स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी 2024 के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं तो उनको जो सब्सिडी उस समय नहीं भी मिली थी, अब वो सब्सिडी हर उस 2 व्हीलर 3 व्हीलर के ओनर को दी जाएगी। दूसरी बात, जो भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, गाड़ी हो,
उनको फिर से रोड टैक्स का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। ईवी पॉलिसी को 30 मार्च 2024 तक एक्सटेंड किया गया है और मैं सभी दिल्ली वालों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली शहर प्रदूषण से लड़ पाएगा। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध में प्रतिबद्ध है और ईवी पॉलिसी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कितना है? अभी चल रही है पीसी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आज कैबिनेट में लिया गया, दिल्ली सरकार में एक दिल्ली शेड्यूल कास्ट SC ST OBC माइनॉरिटीज़ हैंडीकैप्ड के लिए एक फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये कॉरपोरेशन SC ST OBC माइनॉरिटी हैंडीकैप्ड लोगों को लोन्स देती है कि वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सकें। लेकिन जो साजिश दिल्ली सरकार के खिलाफ रची गई, जो तनख्वाहें रोकी गईं, उसमें DSF DC भी शामिल था। यहाँ के 125 एम्प्लॉयज़ को जनवरी फरवरी के महीने से अपनी तनख्वाह नहीं दी जा रही थी। हर बार इनको तनख्वाह देने की फाइल आगे बढ़ाई जाती थी तो उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाल दिया जाता था। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने 17 करोड़ का ग्रांट इन एड दिल्ली शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को देने का निर्णय लिया है। तो जिन जिन लोगों की भी इस कॉरपोरेशन में तनख्वाह रुकी हुई थी, जनवरी फरवरी के महीने से आज तक की तनख्वाह उन्हें दी जाएगी और आने वाले समय के लिए उनको तनख्वाह हर महीने बिना रुके हुए मिलेगी। ना सिर्फ इतना, इस कॉरपोरेशन को कैसे रिवाइव किया जा सके, कैसे SC ST OBC हैंडीकैप्ड लोगों को ज़्यादा लोन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव्स दिए जा सके, इसके लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया। तीसरा, आज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुरु नानक आई हॉस्पिटल में, गुरु नानक आई सेंटर में एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग की शुरुआत करने का। जैसा आप जानते हैं, गुरु नानक आई हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के प्रीमियर आई हॉस्पिटल्स में से एक है। लेकिन ऐसा माना जाता है, और ये आज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, आंखों की गुरु नानक आई हॉस्पिटल में, गुरु नानक आई सेंटर में एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग की शुरुआत करने का। जैसा आप जानते हैं, गुरु नानक आई हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के प्रीमियर आई हॉस्पिटल्स में से एक है। लेकिन ऐसा माना जाता है, और ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, कि आँखों की समस्या ज़्यादा बढ़ती इसलिए है क्योंकि समय से आँखों का चेकअप नहीं होता, टाइमली सही नंबर का चश्मा नहीं। अगर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम हो, जो आँखों को चेक करता है, चश्मा प्रिस्क्राइब करता है, अगर वो सही तरीके से होता है तो सीवियर आई डिसऑर्डर्स की संख्या बहुत कम हो जाएगी। दिल्ली सरकार हमेशा से दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तहत आज ये एक ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग गुरु नानक आई हॉस्पिटल में खोला जा रहा है, जहां पे 4 साल का बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये दिल्ली सरकार का दूसरा ऐसा प्रोग्राम है। एक बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री प्रोग्राम दिल्ली की दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी चलता है और अब ये ऑप्टोमेट्री की बैचलर्स हमारे गुरु नानक आई सेंटर में भी चलाई जाएगी। जैसा मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के लोगों के लिए काम करती आई है, कर रही है, करती रहेगी। और जो साजिश दिल्ली वालों के काम रोकने की हुई थी, उस साजिश को हराकर अब फिर से अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है। ईवी पॉलिसी में कब तक बढ़ाई गई है? ईवी पॉलिसी 30 मार्च
2025 तक बढ़ाई, 31 मार्च। कितनी सब्सिडी ईवी पर मिल रही है, उसका अगर वो मिल जाए। और दूसरा, ये कब से रुका रहा था, कितने ऐसे वाहन हैं जिनको ये सब्सिडी और रोड टैक्स रिडक्शन नहीं मिला? ये जनवरी से ही रुका हुआ था। इसको एक बार मार्च में कैबिनेट में पास भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी फाइल घुमा घुमा के फ्रिवलस ऑब्जेक्शंस उठाकर प्रदूषण से लड़ने वाली इस महत्वपूर्ण पॉलिसी को रोका गया। लेकिन आज कैबिनेट के इस फैसले के बाद 1 जनवरी के बाद से जितने भी ईवी व्हीकल्स खरीदे गए हैं उनकी सब्सिडी दी जाएगी। हम एक कम्युनिकेशन सारे ईवी सेलर्स को देंगे, जो भी ईवी गाड़ियां बेचते हैं, क्योंकि उनको जो ईवी व्हीकल्स बेचे गए हैं उनकी डिटेल्स हमारे पोर्टल पे अपलोड करनी होंगी और फिर बायर्स के आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में सब्सिडी का ट्रांसफर हो जाएगा। Ma'am, Delhi High Court has issued notice to the Delhi government regarding the implementation of Ayushman scheme. Your reaction to it? दिल्ली सरकार ने हमेशा से प्रतिबद्धता दिखाई है दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए। दिल्ली सरकार इन प्रिंसिपल आयुष्मान भारत लागू करने के लिए काफ़ी समय से तैयार भी है। लेकिन एक समस्या जो हम हाईकोर्ट के सामने रख भी रहे हैं, आज उसकी हियरिंग भी है, कि दिल्ली सरकार जो स्वास्थ्य सुविधा देती है और आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य सुविधा देती है उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपको सारा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कंसल्टेशन फ्री होता है, दवाई फ्री होती है, प्री सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल, हॉस्पिटलाइजेशन, कमरा, खाना, सब कुछ फ्री होता है और हर पेशेंट के लिए फ्री होता है। आयुष्मान भारत में एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं कि अगर आप एक रैग पिकर हैं, आप कॉबलर हैं, आपके 10-12 कैटेगरीज हैं जिसमें आप आयुष्मान भारत में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें बहुत सारी एक्सक्लूजन्स हैं। अगर मेरे घर में फ्रिज है तो मैं आयुष्मान भारत के तहत इंश्योरेंस नहीं ले सकती। अगर मेरे पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर है तो फिर मैं आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं उठा सकती। अगर मेरे पास पक्का घर है तो मैं आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं उठा सकती। सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि आयुष्मान भारत किसी भी एक परिवार पर 5 लाख प्रति साल की कैपिंग लगाता है। तो अगर परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाए और उसको 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाए तो पहले तो 5 लाख उनको उसमें से देने पड़ेंगे, और अगर उसके बाद परिवार का कोई दूसरा सदस्य बीमार हो जाए तो उनको उसमें भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति में अगर परिवार के 2 सदस्य भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में एडमिट हों, चाहे 5 लाख खर्चा आए, चाहे 10 लाख आए, चाहे 50 लाख आए, सारी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है वो ये है कि जब दिल्ली सरकार सारी सुविधा हॉस्पिटल में फ्री दे रही है तो जो एक्सक्लूजन्स आयुष्मान भारत में हैं उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि किसी से भी हम फ्री मेडिकल केयर हटाना नहीं चाहते। इसलिए अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि वो कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे किसी को भी जिसको आज दिल्ली में फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है उससे विड्रॉ ना किया जाए, उसके साथ साथ आयुष्मान भारत की सुविधा मिल पाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। 1 महीने पहले CRPF स्कूल के बगल में ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली शहर में पिछले 1-1.5 महीने में ये दूसरी ब्लास्ट की घटना है। दिल्ली में लगातार चाहे एक्सटॉर्शन हो, चाहे गोलियां, चाहे मर्डर हो, रोज रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज के ही पेपर में आया कि पंचशील एन्क्लेव में किसी बुजुर्ग को चाकू मार के खत्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैं खुद सुंदर नगरी के इलाके में गई थी जहां पे एक युवा को चाकू घोप घोप के खत्म कर दिया। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गईं।
नांगलोई के एक शोरूम के बाहर गोलियां चल गई। ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली में हो रहा है, इसके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है।